क्वेश्चन है, जो रस मीमांसा है, रस मीमांसा एक रचना है और इसके लेखक कौन है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि रस मीमांसा एक रचना है या लेखक है या क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बुक ही नहीं खोला, तो उनको कोई बताने थोड़ी आएगा। जब खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं पता चलेगा। तो रस मीमांसा एक रचना है और इसके हमें लेखक का नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। अगर जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता ना, वो 100% फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही चैप्टर का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और क्लास 10 हिंदी का जो पहला चैप्टर है ना, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो आई होप कि आपको पता होगा। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है कि कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो हमारी कीर्ति कंकाल है उसके लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो कीर्ति कंकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके जो राइटर हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कीर्ति कंकाल के लेखक। ठीक है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? देखो, आपकी बहुत सारी युग होती हैं, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग, प्रगतवादी युग, छायोत्तर युग, ऐसे बहुत सारे युग हैं, आधुनिक काल युग, ऐसे आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आप फोकस करना, ध्यान रखना। डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू गुलाब राय जी जो हैं वो हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आई होप मैंने पढ़ा भी रखा है, बट मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो अभी टाइम है, पढ़ लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, भगवती चरण वर्मा जी हैं इसके जो है राइटर। जो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी पूछे फटाफट फटाफट बताओगे, क्योंकि भाई आप लोग इन सबको हो सकता है कि पढ़ रखा हो। अभी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेवा सदन के उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं, प्रेमचंद्र हैं, यशपाल हैं, जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं सेवा सदन के लेखक। ठीक है, समझ में आया। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, दोबारा से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और याद कर लो। भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। इन चारों में से जो जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है, 4 हैं, इसमें आपकी जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है पहले वो बताओ। चंद्रगुप्त नाटक है उनकी, स्कंदगुप्त भी है, ये दोनों तो सभी को याद है, ध्रुव स्वामिनी भी है। तो ये तीनों अगर उनके हैं तो नहीं वाला बताना है, तो इन सबको भैया क्रॉस कर दो और ये बन जाएंगे हमारे सही। लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश के नाटक है, ना कि जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल या फिर चंद्रगुप्त। तो भैया पंच परमेश्वर, पासे पंच और पासे प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र। तो 8 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखा गया है ताकि आप लोग यार सारा याद करो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो आकाशदीप के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आकाशदीप के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो तो सभी को पता है भाई, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं आकाशदीप के लेखक। कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, वैद्यनाथ या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं, कलम क्या है? एक अमृत है हमारे स्टूडेंट के लिए, तो अमृत राय हो जाएंगे ना। देखो, क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ी सी ट्रिक के साथ याद करते हो, मैं गारंटी लेता हूं कभी नहीं भूलोगे। जब तक कुछ खास नहीं करोगे किसी चीज के पीछे, तब तक वो आपको नहीं याद होगा। जब आप खास करोगे उस क्वेश्चन का, कुछ ट्रिक ढूंढोगे, कुछ आप सिंपल वे में याद करने की कोशिश करोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश हैं, प्रेम घन हैं, गुलाब राय हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं? तो लहरों के जो राजहंस हैं उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो लहरों के राजहंस, इसमें कितने नाम हैं? 2 हैं, एक तो लहरों एक राजहंस। मोहन राकेश में कितने नाम हैं? 2 नाम है, मोहन और राकेश। तो भैया जो लहरों के राजहंस के लेखक हैं वो है मोहन राकेश जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा? तो गेहूं और गुलाब ये किसकी रचना है? तो देखो ये है हमारी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है गेहूं और गुलाब की रचना। एक एक क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लेना। बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब आप घर आओगे तो कहोगे सर जो आपने बताया था एट लास्ट में वही आया है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है, इन चारों में से जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेरे पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो भैया ठूठा आम जो है वो भगवत शरण द्वारा रचित निबंध है, ठूठा आम। 14 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी जो है उस उपन्यास के लेखक हैं। देखो ये एक विधा है, शेखर एक जीवनी जो है वो एक हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे शेखर एक जीवनी जीवनी विधा पर है, बट नहीं यार, ये उपन्यास विधा पर है, डायरेक्टली लिखा हुआ उपन्यास के लेखक। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, रेणु या अज्ञेय? तो शेखर एक जीवनी जो है वो हमारा अज्ञेय जी की रचना है। किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक को अच्छे से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए जो एक तौलिए रचना है वो किस विधा की रचना है? नाटक विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा या कहानी विधा? तो तौलिए जो है, तौलिए वो हमारा एक कौन सी विधा है? देखो यहाँ तो कटा हुआ है, तो हमारा एकांकी है, तो एकांकी ही होगा। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आप फटाफट से बता दोगे, कहोगे क्योंकि मेरे सर ने मुझे पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 तक मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया ना, फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि जब तक आपको समझ में ना आए और मैं पढ़ाऊँ तो क्या फ़ायदा। इसलिए जब समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 16, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, कहानी विधा? त्यागपत्र, त्यागपत्र देना चाहते हो, ठीक है। तो त्यागपत्र जो है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है जो हमारा त्यागपत्र है। अब आपसे कोई पूछे भैया त्यागपत्र किस विधा की रचना है, फटाक से बताओ उपन्यास विधा की। जब डरेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? डरो मत, आगे बढ़ो, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं अगर आप सही हो। तो नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जो नीर का निर्माण है वो किस विधा की रचना है? नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी विधा, आत्मकथा विधा, उपन्यास विधा, निबंध विधा? तो ये जो है हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। इसका राइटर कौन है? अब तो भैया पढ़ गए सोच में, भैया लेखक कौन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बट कुछ एडवांस मेहनत कर दो। फटाक से आप लोग कमेंट करो कि नीर का निर्माण फिर के राइटर कौन है। सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर दो, क्योंकि हमें देखना है कि आप लोगों को पता है कि नहीं। लेकिन आपको कहीं भी सर्च करके नहीं देखना है, कहीं बुक में नहीं देखना है। आपको क्या करना है, देखो आप लोगों को अपने मन से बताना है। चाहे आप गलत ही बताओ तो भी आपकी एक देखा जाएगा कि आपकी ह्यूमनिटी सिस्टम कितना है, पढ़ाई की जो क्षमता है वो कितनी है। भले ही आप गलत बताओ लेकिन आप कहीं भी देख कर मत बताना। नीर का निर्माण फिर के राइटर कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम एक रचना है, इसके रचयिता बताना है। पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी? तो ललित ललाम के जो मतलब रचयिता हैं वो है मतीराम। कौन है? मतीराम जी हैं ललित ललाम के रचयिता। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं।
छत्रसाल दशक के रचनाकार बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास या फिर हमारा भूषण। जो छत्रसाल के रचनाकार कौन है? छत्रसाल के रचनाकार भूषण जी हैं। कौन है? भूषण। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। देखो 20 नंबर क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कट गया था, इसलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर से। ठीक है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रीतिकालीन प्रमुख दो कवि हैं। रीतिकालीन जो प्रमुख दो कवि हैं वो कौन से हैं? 4 ऑप्शन हैं, पद्माकर हैं, बिहारी हैं, विकल्प का था दोनों, सूरदास। तो भैया जो हमारे रीतिकालीन कवि हैं इन चारों में से, तो वो तो अभी 3 ही दे रखा है, तो ये जो का और खा दोनों है। देखो पद्माकर भी हमारे रीतिकालीन है, बिहारी भी हमारे रीतिकालीन है, मतलब जो हमारे पद्माकर जी हैं वो भी रीतिकाल के हैं और बिहारी लाल जो हैं वो भी रीतिकालीन है। तो ऐसे में हम दोनों को अगर सही करना चाहें तो ऐसे ऑप्शन आता है का खा दोनों, और इस टाइप से मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे लगभग सही ही होता है। जैसे अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। रीतिकालीन की रचना है, रीतिकालीन की रचना, सबसे पहले आप रीतिकाल के कवि को समझिए तो उनकी रचना रीतिकालीन होगा। तो ये पमचरितमानस होगा, प्रिय प्रवास होगा, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका होगा। रामचंद्रिका जो है एक रीतिकालीन रचना है। क्या है? एक रीतिकालीन रचना है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से जो प्रयोगवाद, प्रयोगवादी एक युग है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, रीतिकाल, ऐसे बहुत सारे युग होते हैं। तो प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बातें बतानी है, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, काखा दोनों, या समाज में यथार्थवादी चित्रण। तो मैंने बताया है इस टाइप के ऑप्शन आए तो फटाक से लगा दो, का और खा दोनों हमारे सही हैं। हमारे जो घोर वैश्विकता है वो भी प्रयोगवादी है और यथार्थवादी दृष्टिकोण ये भी प्रयोगवादी है, तो ये दोनों हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध या नागार्जुन? तो साकेत महाकाव्य, एक साकेत ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है और ये जो रचना किया है वो है मैथिली शरणगुप्त जी की। ये सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत, और साकेत महाकाव्य बोर्ड एग्जाम में आता भी है। अब आप तैयार तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि भाई मैथिली शरणगुप्त अब याद रखना। ठीक है, रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य, आंसू, यामा, उच्चारण या चौखे चौबदे? तो भैया रामकुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? तो रामकुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य है वो है उच्चारण। क्या है? उच्चारण जो है वो रामकुमार वर्मा का प्रबंध काव्य है, वो भी प्रसिद्ध प्रबंध काव्य। 25 नंबर क्वेश्चन तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया 25 तक। तो अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि केशव दास का काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या प्रयोगवादी? देखो केशव दास तो भैया रीति के ही हैं, अब रीतिबद्ध है या रीति मुक्त है या रीति सिद्ध है, ये कौन बताएगा? ये तो आप ही याद करना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। ये है रीतिबद्ध काव्य धारा के। कौन से है? रीतिबद्ध काव्य धारा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल हैं, वृंदावन लाल है, रामकुमार वर्मा या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो भैया जो छायावादी युग के प्रमुख हमारे लेखक हैं वो हैं रामकुमार वर्मा जी। कौन है? रामकुमार वर्मा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आना चाहिए। और आप लोग देख लेना कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, खुद से गेस करना। जितना क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से चेक करना कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। चेक करना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना आपके जीवन में ऑक्सीजन का। जब तक आप खुद को चेक नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आता है। एक मॉडल पेपर उठाओ किसी भी सब्जेक्ट का, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम भैया टॉपर बनेंगे, 99% लाएंगे, बहुत पढ़े हो, एक मॉडल पेपर उठा लो, औकात पता चल जाएगा। कोई भी मॉडल पेपर उठा लो, गणित का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, और फिर आप देखो अगर कर पाते हो तो कर लोगे, नहीं कर पाते हो तो नहीं कर पाओगे। बस यही मेरा कहना है। ओवर कॉन्फिडेंस हो भाई, एक मॉडल पेपर उठा लेना कोई भी सब्जेक्ट का, पता चल जाएगा। ठीक है, अद्भुत आलाप के कवि हैं।
अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद या भारतीय हरिश्चंद्र या मैथिली शंकर या हरिओध। तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, रीति काल की रचना है, रीति काल की इन चारों में से रचना, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, ये तो अभी मैंने बताया है, रामचंद्रिका है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना, 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत अच्छे से। छायावाद के अस्थायी कवि हैं, छायावाद के अस्थायी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिबोध, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद बथेनगे, रामधारी सिंह दिनकर। तो छायावाद के जो अस्थायी कवि हैं वो कौन है? वो है माय डियर स्टूडेंट हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। अब भैया हो गया 30 क्वेश्चन। अब हमारे 31 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 31 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझना, समझकर ही जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन समझना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नाना नाना वाहन नाना वेशा, विषे समाज निज देखा, कहूँ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद पद करहूँ कहूँ बहु पाऊँ। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, करुण रस, वीर रस, मत्स्य रस या फिर हास्य रस या वीर रस। भाई जब आप इसका अर्थ समझोगे तो आपको हंसी आएगा, बट अगर हंसी आए तो हास्य रस हो जाएगा। अर्थ तो मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अर्थ मैंने एग्जाम्पल लिया है और अर्थ वगैरह मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। देखो इसमें यही है कि शंकर भगवान की शादी में लोग ऐसे ऐसे वस्त्र धारण करके गए कि लोगों को हंसी आ रही थी। बस इतना समझो, बहुत है, ज्यादा समझो मत। ठीक है, अगला, शोक बिकल रोहु सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बारह बारह। इसमें आपको बताना है कि हमारा कौन सा रस है। अब भैया इसमें रोना आ रहा है या हंसी आ रहा है, कैसे पता करें यार? बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है यार। विलाप मतलब होता है रोना, रोही मतलब होता है रोना, तो भैया रोना और रोने का मतलब है शांत रस। बिल्कुल गलत, शांत का मतलब है बिल्कुल शांत रहो, टाइम आने पर दिखा देंगे। अद्भुत रस नहीं यार, हास्य रस तो ये तो बिल्कुल नहीं है हंसना। करुण रस, करुण रस का मतलब होता है शोक, शोक का मतलब होता है आपको उदास होना, उदास होने का मतलब होता है किसी मन चाही चीज का नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, वो हमारा होता है शोक। अगला क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है भाई, बहुत आसान कहोगे ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में। भाई हंसी हंसी आ गया तो हंस हंस के लगा दो भैया हास्य रस। इसमें कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, फटाफट से लगाओ हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, हंसने का मतलब होता है, इसका अस्थायी भाव हास होता है। ठीक है, हास। ठीक है, देखो अस्थायी भाव थोड़ा याद कर लेना, उससे आपको एक अलग सा ट्रिक मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का। 34 नंबर क्वेश्चन है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। इसका आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। संकेतवाचक संकेत तो दे नहीं रहा है भाई, विधान, निषेध, इच्छावाचक, तो यहाँ निषेधवाचक होगा। वो खुद को बताना चाहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा होती तो अन्न उपजता। मतलब कहने का मतलब होता है, लोग सोच रहे हैं वहां की जनता कि अगर वर्षा होती तो अन्न उपजता, मतलब अन्न का पैदावार होता। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। विधानवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। देखो विधानवाचक नहीं, संदेह तो है नहीं, इच्छा प्रकट करने भाई। ठीक है, नहीं नहीं इच्छा नहीं है, यहाँ आपका एक बात है, इच्छा कोई थोड़ी है कि आपकी इच्छा ये हो जाए, संकेत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संकेत, मतलब संकेत कर रहे हैं यार वर्षा होती तो अन्न उपजता, मजा आता, खाते पीते एंजॉय करते। तो 35 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, अरे वाह क्या नृत्य भी कर सकती हो तुम, क्या तुम नृत्य भी कर सकती हो। नृत्य का मतलब होता है डांस, नाचना। तो इसमें क्या है कि वो शौक में पड़ गया, तो इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय।
याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि अब इसके रूल्स पढ़ना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि आप इसके रूल्स देखो भाई, रूल्स पढ़ने में 1-2 महीने निकल जाएंगे। डोंट वरी, आप जो बता रहा हूँ तैयार करो, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओ भाई, आपका ही भौकाल हो जाएगा। 37 नंबर है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? आगे लगा है सु, जो आगे लगा है निर तो लगा नहीं है, हृदय तो लगा नहीं है, सु लगा है, सुदर्शन में सु उपसर्ग है, सु। अगला, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द है, सह उपसर्ग लगाना है और सही शब्द बताना है। सहकर्मी, सुमति, कुसंगति, असुविधा, तो सह लगाना है तो आगे इसमें सह लगा हुआ, इसलिए सहमति ही हो जाएगा, और क्या। अगला, अधिग्रहण, अधिग्रहण में प्रयुक्त उपसर्ग है, आगे क्या लगा हुआ है? अधि, तो अधि हो जाएगा। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ कि आपको यार समझ में आए, ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए, आपको समझ में आना ही चाहिए, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी आपकी कला है, ठीक है। गंगा यमुना का समास विग्रह है, अगर देखो ध्यान से, गंगा और यमुना कहीं भी डैश लगा हो, जैसे गंगा यमुना है, माता पिता है, भाई बहन है, कुछ भी हो, डैश लगा हो, एक काम करना, इस डैश को हटाकर और लगा देना, बीच में और लगा देना, गंगा प्लस नहीं, गंगा यमुना ये नहीं, आपका गंगा और यमुना कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे, छोड़ कर नहीं आओगे। अब शुभाशुभ में कौन सा समास है? शुभाशुभ, शुभाशुभ में कौन सा समास है माय डियर स्टूडेंट? तो उसमें हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। तिरंगा समस्त पद में समास है, तिरंगा, तिरंगा में हमारा कौन सा समास है? देखो 2 ही समास में से है, ये हटा दो पहले, दीर्घु या द्वंद्व, तो ये दीर्घु समास है, ये द्वंद्व है, ये दीर्घु समास है, ठीक है। अगला 43 नंबर, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, इसमें कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है, इसमें भाववाच्य है। कौन सा है? भाववाच्य है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का भी है। मैं धूप में नहीं चल सकता, वाक्य में भाववाच्य, देखो नहीं चल सकता मैं धूप में, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, मेरे द्वारा धूप में नहीं चला जाता, नहीं, मुझसे धूप में नहीं चला जाता, ये सही है। तो हमारा मुझसे धूप, देखो इसको हम किस टाइप से बोल सकते हैं? सिनोनियम्स, ठीक है, कई और तरीके से, एक ही चीज को कई तरीके से बोल सकते हैं ना, कहने का मतलब ये। 45 नंबर, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, भाई बिल्कुल स्पष्ट है, भाववाच्य है कि भैया निश्चित होकर सोया जाएगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई टेंशन नहीं, निश्चित होकर सोया जाएगा, सारा काम खत्म हो गया, अब कौन सी टेंशन, अब तो निश्चित होकर सोएंगे, पेपर खत्म हो गया, अब तो भैया सोएंगे, 365 दिन बाद ही उठेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत किया है ना पेपर में, तो नहीं अभी आप मत सो, पेपर के बाद सोना। तालाब शब्द का तत्सम शब्द है, समुद्र, झील, तड़ाग, महासागर, तो ये तो सबको पता है, इसमें क्या है? तालाब का तड़ाग हो जाएगा, छोटे से रहे होंगे तब से पढ़ते आए हो, पर्यायवाची, तत्सम, ये सब। अश्व शब्द का पर्यायवाची है, अश्व शब्द का पर्यायवाची तुरंग और है, तुरंग और है, ठीक है, तुरंग और है, ठीक है। देखो तुरंग तो सबको पता है, मुझे भी पता था, बट है नहीं पता था, तो साथ में है तो जोड़ा है, तो भाई सही है दोनों, ठीक है। अच्छी शब्द का तद्भव है, अच्छी शब्द का तद्भव, अच्छी का होगा आंख, आंख का अच्छी होगा, अच्छी का आंख, ठीक है, ऐसे याद करना, कभी कभी आंख का पूछ ले, तत्सम है तो अच्छी बता देना, ठीक है। अंबर और वसन का पर्यायवाची शब्द है, अंबर और वसन, अंबर और वसन, अंबर वसन का मतलब होता है वसन, व्यसन, कपड़ा, तो अंबर का मतलब भी कपड़ा हो जाएगा, बस हो गया। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष, धनुष का पर्यायवाची होता है कोदंड, क्योंकि इसमें दंड लगा हुआ था, डंडा, तो कोदंड हो जाएगा।